अब हम लोग मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हैं बच्चों। अर्थव्यवस्था, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था अगर आप देखें बच्चों तो वृत्ति शब्द का जो वार्ता शब्द का प्रयोग आता है, अगर आप देखें तो अर्थशास्त्र में वार्ता शब्द का प्रयोग हुआ। वार्ता के अंतर्गत अगर आप देखें तो उसमें सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां थी, यानी कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य। कृषि, पशुपालन एवं व्यापार, वाणिज्य। वार्ता के अंतर्गत इन तीनों को शामिल किया जाता है। ये तीनों होते थे, इनको हम वार्ता के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। ठीक बच्चों, इसमें भी अगर आप देखें तो मौर्य काल में सभी प्रकार की फसलों का लगभग उत्पादन होता था और कृषि जो थी, कृषि प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी, प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी, तीनों प्रकार की रबी, खरीफ, जायद, तीनों प्रकार की फसलों का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने तो बाकायदे धान की फसल का भी उल्लेख किया है। इसको हम देख सकते हैं कि रबी की फसल हैमन, खरीफ की फसल ग्रैस्मिक और जायद की फसल केदार। अर्थशास्त्र में वर्ष में 3 जो है शब्द मिले हैं, इनको हम देख सकते हैं कि कैसे इनके लिए 3 शब्दों का प्रयोग, हैमन, ग्रैस्मिक, केदार। हैमन, ग्रैस्मिक, केदार, केदार। ग्रीष्मिक या ग्रैस्मिक दोनों कह सकते हैं। हैमन में हम रबी की फसल को रखते हैं, ग्रीष्मिक या ग्रैस्मिक में हम खरीफ की फसल को रखते हैं और केदार में जायद की फसल रखते हैं। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तीनों बातें मिलती हैं, हैमन, ग्रैस्मिक, केदार, जिसे हम जायद की फसल भी कहते हैं। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। मेगास्थनीज ने भी अगर आप देखें बच्चों तो कहता है कि यहाँ 2 बार वर्षा होती थी, 2 फसलें होती थी। सामान्य रूप में अगर आप देखें तो 2 ही फसल होती है, रबी और खरीफ। आज भी क्लाइमेटोलॉजी कोई चेंज नहीं हुई, मानसून की संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है बच्चों, कमोबेश वैसे ही है। हाँ, लेकिन यह है कि अब प्रौद्योगिकी और अन्य स्तरों पर भी काफ़ी चेंज आया है, तो इसको आप देख सकते हैं कि ये चेंज कैसे और किस तरह से आए हैं, तो इनको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। और इसमें भी अगर आप देखें तो जैसे राजकीय भूमि जो होती थी उसको हम सीता कहते हैं, सीता अध्यक्ष के अंतर्गत होती थी। स्वतंत्र रूप से लोग कृषि करते थे, उनसे 1/6 से 1/4 के बीच लिया जाता था। सामान्यतः अगर आप बच्चों देखें तो 1/6 ही लिया जाता था और मेगास्थनीज के विवरण को कहीं कहीं कंसीडर कर लिया जाता है। इसके अलावा अगर आप ये भी बताएं कि सिंचाई का जो समुचित प्रबंध था उसे सेतुबंधु कहा गया है। इसके अंतर्गत तालाब, कुएं, नहर इत्यादि का निर्माण किया जाता था। और अदेवमात्रिक, देवमात्रिक करके भी व्यवस्था थी। अदेवमात्रिक का मतलब होता है कि बिना वर्षा की खेती, देवमात्रिक मतलब वर्षा से खेती, दैवी कृपा से, यानी पानी बरस गया और खेती हो गई। तो हम इस तरह से भी इसको देख सकते हैं कि इनको किस रूप में देखा गया है। और इसके अलावा अगर आप देखें बच्चों तो सौराष्ट्र में जिस सुदर्शन झील जिसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, उसमें देखें आप तो
सुदर्शन झील से सिंचाई का कार्य भी होता था सौराष्ट्र प्रांत में, जहाँ से कृषि संभव होती थी। तो हम इस तरह से भी उसको देख सकते हैं कि कैसे सिंचाई वाले कार्य होते थे। ठीक बच्चों, तो कृषि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो है फसलों का उत्पादन होता था और ये प्रमुख रूप से आय के स्रोत थे। हाँ, सिंचाई अगर सरकार की तरफ से यानी राज्य की तरफ से उपलब्ध कराई जाती थी तो उस पर शुल्क लिया जाता था। इस बात का उल्लेख कौटिल्य ने भी लिखा है कि भूमि कर और सिंचाई कर को मिलाकर किसान को उपज का 1/2 भाग देना पड़ता था यदि सिंचाई भी राज्य की तरफ से उपलब्ध करवाई जाती थी। तो इसको भी हम देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि सिर्फ सिंचाई कर देना है तो सिर्फ सिंचाई कर के अंतर्गत हम देखते हैं कि 1/5 भाग जो है वो लिया जाता था। इस तरह से भी ये विवरण भी मिलता है। उद्योग धंधों की अगर हम बात करें बच्चों, उद्योग धंधे के अंतर्गत अगर आप देखें तो विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे थे और प्रधान उद्योग जो था वो सूत कातने का उद्योग था। प्रधान उद्योग सूत कातने का उद्योग था। प्रधान उद्योग सूत कातने का उद्योग था, यानी वस्त्र उद्योग जो था एक तरह से आप कह सकते हैं सबसे प्रमुख उद्योग था। उसमें ऊनी, रेशमी, कपास, छड़छेम, सूत सब कह सकते हैं। और काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग ये विभिन्न क्षेत्र थे। काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग। काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग तो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मालवा को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मालवा को ये सब भी क्या है, ये सब भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ से सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता था। काशी और पुंड्र में रेशमी कपड़े बनाए जाते थे। इसको ऐसे नहीं, ऐसे देख लेते हैं। काशी, पुंड्र में रेशमी कपड़े, रेशमी कपड़े बनाए जाते थे, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बंग का मलमल जो है वो विश्वविख्यात था, बहुत दिनों तक बना रहा है। बंग का मलमल विश्वविख्यात। बंग का मलमल विश्वविख्यात था। और कौटिल्य ने चीन पट्ट का भी उल्लेख किया है जो चीन से आता था, इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देखें तो खान उद्योग राज्य नियंत्रित उद्योग था। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि खान उद्योग राज्य नियंत्रित उद्योग था और आकाराध्यक्ष देखता था इसकी। और ये सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि विशेष रूप से बहुत सारे उद्योग, सोना, चांदी, लोहा, तांबा प्रमुख रूप से खान उद्योग हैं, माने जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो अन्य उद्योगों में धातु उद्योग, वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग के अलावा अगर आप देखें तो
शराब उद्योग, शराब उद्योग, जहाजरानी यानी नेविगेशन, जहाजरानी, जहाजरानी, शराब उद्योग, जहाजरानी जो है भी प्रमुख उद्योग था। चमड़ा औषधि उद्योग भी माना जाता है, चमड़ा औषधि उद्योग भी सम्मिलित किए जा सकते हैं कि ये सब भी होते थे। और पत्थर तराशने, लकड़ी का उद्योग, ये सब भी, पालिश वगैरह जो स्तंभों पर मिलती है सोख के, उसको भी हम देख सकते हैं। ये सब भी औषधि, औषधि व्यापार की अगर हम बात करें बच्चों, मौर्यकालीन व्यापार की, तो मौर्यकालीन व्यापार वाणिज्य विकसित अवस्था में था और पणयाध्यक्ष प्रमुख रूप से जाना जाता है। व्यापार वाणिज्य पणयाध्यक्ष की देखरेख में होता था और संस्थाध्यक्ष जो गतिविधियों पर नजर रखता था। व्यापारियों के संगठन को संभूत समुत्थान कहा गया है। व्यापारियों के संगठन को क्या कहा गया है? व्यापारियों के संगठन को संभूत समुत्थान, संभूत समुत्थान कहा गया है, कहा गया है। संभूत समुत्थान कहा गया है। ये विशेष रूप से व्यापार वाणिज्य गतिविधियों को देखते थे और व्यापारियों का जो नेता होता था बच्चों, उसे सार्थवाह कहा जाता था। ये भी प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। इसके नेतृत्व में जो है वो व्यापारिक गतिविधियां होती थी। और मैं ऑलरेडी आपको उत्तरापथ, दक्षिणापथ, इन सब मार्गों के बारे में बताया है कि विभिन्न प्रकार के मार्ग थे जिनसे व्यापार वाणिज्य की गतिविधियां होती थी। व्यापार वाणिज्य को अगर देखो बच्चों तो वो सिर्फ क्या कहते हैं कि देशज ही नहीं था, मतलब क्षेत्रीय ही नहीं था, स्थानीय ही नहीं था, बल्कि विदेश व्यापार के भी जो है हमें प्रमाण मिलते हैं। और ये जो विभिन्न मार्ग जाते थे, बाद में तो ये मार्ग पंजाब से मध्य एशिया की ओर भी चले जाते थे। मिस्र, सीरिया वगैरह से व्यापारिक गतिविधियां समुन्नत थी, जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि कैसे व्यापार होते थे। और इस काल के अगर हम बंदरगाह की बात करें, मौर्यकालीन बंदरगाह की बात करें, तो इन बंदरगाहों में एक भड़ौच है, भड़ौच, जिसे भृगु कच्छ भी कहते हैं, भृगु कच्छ, भृगु कच्छ, भड़ौच या भृगु कच्छ भी कहते हैं। ये
जो है प्रसिद्ध बंदरगाह था प्राचीन भारत का। और एक महाराष्ट्र में ही एक, ये तो गुजरात में था, जो आज की तारीख में गुजरात में है। और सोपारा बच्चों, सोपारा महाराष्ट्र में था। ये भी महत्वपूर्ण जो है बंदरगाह के रूप में जाने जाते थे। पूर्वी तट पर अगर आप देखें बच्चों तो एक था ताम्रलिप्ति, आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। तो ताम्रलिप्ति पूर्व में बंदरगाह था, पूर्व में बंदरगाह यानी पूर्व में भी व्यापार वाणिज्य की गतिविधियां समुन्नत अवस्था में थी। और व्यापार वाणिज्य की अगर आप बात करें बच्चों तो मिस्र, चीन, सीरिया, श्रीलंका, इन देशों से, मिस्र, सीरिया, चीन, श्रीलंका इत्यादि देशों से व्यापार वाणिज्य होता था, पश्चिम एशिया वगैरह से। और इसमें भी अगर आप देखें तो मिस्र से कहें, चीन से तो रेशम प्राचीन काल से ही माना जाता था। और श्रीलंका से यानी ताम्रपर्णी से मोतियां, नेपाल से चमड़ा, सीरिया से मदिरा और पश्चिम एशिया से घोड़े विशेष रूप से माने जाते थे। यहाँ से रेशम, यहाँ से मदिरा, यहाँ से मोती, और नेपाल को अगर हम ले लें तो यहाँ से चमड़ा। और पश्चिम एशिया में यानी मिस्र वगैरह मान लें तो यहाँ से घोड़ा। पश्चिम एशिया पे मिस्र न ले, पश्चिम एशिया से घोड़ा, एशिया से घोड़ा आयात किया जाता था। पश्चिम एशिया से घोड़ा आयात किया जाता था। तो इसको इस तरह से भी हम बच्चों देख सकते हैं कि कैसे किया जाता था। इसके अलावा अगर आप देखें बेटा कि कौन कौन सी चीज़ हम लोग जो है भेजते थे, तो इसमें से हाथी दांत, कछुए, सीपियाँ, मोती, रंग, नील, बहुमूल्य लकड़ी निर्यात किया जाता था। सूती वस्त्र निर्यात किया जाता था। निर्यात की वस्तुओं में अगर आप देखें, निर्यात की वस्तुओं में तो हाथी दांत, सूती वस्त्र, मोती, माणिक्य, मोती माणिक्य, निर्यात में हाथी दांत, सूती वस्त्र, मोती, माणिक्य, विशेष रूप से कछुए, लकड़ी, बहुमूल्य लकड़ियाँ भी, बहुमूल्य लकड़ियाँ भी। कहने का मतलब ये है बच्चों कि हाथी दांत, सूती वस्त्र, मोती, माणिक्य, बहुमूल्य लकड़ियाँ, नील, नील को भी इसमें शामिल कर लीजिए। ये निर्यात की प्रमुख रूप से, सीपियों का भी उल्लेख मिलता है, वैसे इनको सीपियाँ भी हम शामिल कर लेते हैं। तो कछुए और सीपी का भी उल्लेख मिलता है। सीपियाँ और कछुए, सीपियाँ और कछुए को भी शामिल कर लिया जाता है, ये भी उल्लेखनीय है। और ये भी कहा जाता है कि जो देशज वस्तुएं थीं उन पर 4% कर लगता था और आयातित वस्तुओं पर 10%। देशज वस्तु पर 4%, आयातित
वस्तु पर 10% कर लगता था। यानी सारी व्यवस्था आर्थिक गतिविधियों के लिए कस्टम ड्यूटी कैसे लगती थी, इसका भी प्रमाण मौर्य काल में मिल जाता है। यानी आप सोचो, आर्थिक गतिविधियों में जो भी सिद्धांत आप आज देख रहे हो, जो व्यवस्था देख रहे हो, रूल रेगुलेशन देख रहे हो, टैक्सेशन के प्रकार देख रहे हो, सबका उल्लेख बच्चों कमोनोबेश मौर्य काल में मिलता है, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि इसका मतलब है कि मौर्यकालीन आर्थिक गतिविधियां जो थीं वो विशेष महत्व रखती थी। और मेगास्थनीज तो यहाँ तक कहता था कि बिक्री कर ना देने पर मृत्युदंड दिया जाता था। यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय बात मानी जाती है। तो ये भी हम देख सकते हैं। अब हम लोग मौर्यकालीन सिक्कों पर चर्चा करते हैं बच्चों। कभी कभी ये प्रीलिम्स में इस पे महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं। मौर्यकालीन सिक्कों को बच्चों, राजकीय जो मुद्रा थी वो पण थी, जैसा कि मैं ऑलरेडी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। राजकीय मुद्रा पण थी, जो चांदी की थी, जो किसकी थी? चांदी की थी। पण राजकीय मुद्रा थी, विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जाती है, और यही वेतन आदि में दिया जाता था। और इसके अलावा अगर आप देखें तो सोना, चांदी, तांबे, इन सब के सिक्के मौर्य काल में बने थे। यानी सोना, चांदी, तांबा, तीनों के सिक्के थे। सोने के सिक्कों में निष्क और स्वर्ण, विशेष रूप से चांदी के सिक्के में पण, और तांबे के सिक्कों में मासक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। तो इसको हम देख सकते हैं। ठीक, स्वर्ण सिक्कों में किसको रखते हैं? स्वर्ण सिक्कों में निष्क, सुवर्ण, चांदी के सिक्कों में पण, सबसे प्रसिद्ध सिक्का, इसे हम रूप्य रूप भी कर सकते हैं। इसके अलावा कारशापण, धरण, शतमान, यानी 4 तरह के पण को रूप्य भी कहा गया है, सिक्के होते थे। पण, कारशापण, धरण और शतमान का नाम भी आता है। तांबे के सिक्कों को मासक एवं काकड़ी कहते थे। तांबा का जो सिक्का होता था बच्चों को मासक, काकड़ी, मासक, काकड़ी, मासक, काकड़ी तांबे के सिक्के थे। ठीक, तो इसको भी हम देखते हैं कि कैसे होता था। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इन बातों को हम देख सकते हैं बच्चों कि किस तरह से मौर्य काल में जो आर्थिक गतिविधियां थी उनमें इन बातों का उल्लेख विशेष रूप से माना जाता था। और धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें बेटा, तो धार्मिक जीवन में ब्राह्मण धर्म विशेष रूप से उल्लेखनीय था। और इसके अलावा धार्मिक जीवन पर वैसे मैं चर्चा कर देता हूँ। धार्मिक जीवन,
धार्मिक जीवन में अगर आप देखें बच्चों तो वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य जैन था, बौद्ध धर्म, अशोक था, आजीवक धर्म, बिंदुसार था। तो सबको हम देख सकते हैं और इसमें सन्यासियों का भी उल्लेख मिलता है, विभिन्न प्रकार के सन्यासियों के बारे में उल्लेख मिलता है कि कैसे था, और श्रवण परंपरा दिखाई देती थी, निर्ग्रंथों का भी उल्लेख मिलता है, और एक तरह से देखिए तो भक्ति परंपरा के उल्लेख भी शामिल किए जा सकते हैं कि अगर आप देखो तो मेगास्थनीज ने हेराक्लीज का यानी कृष्ण का उल्लेख किया है। मौर्योत्तर काल में भागवत धर्म के स्पष्ट रूप से प्रमाण मिलने लगते हैं, लेकिन एकाएक तो ये पैदा नहीं हुआ गा, यानी मौर्य काल में अगर आप देखें तो भक्ति परंपरा के कुछ संकेत मिलने लगते हैं जो विशेष रूप से उल्लेखनीय माने जा सकते हैं। कैसे जो है ये धार्मिक क्षेत्र में दिखाई देता है। आरंभ में अशोक जो है वो ब्राह्मण धर्म को मानता था, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक का पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय में विश्वास करता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मौर्य काल में विभिन्न धर्मों के प्रमाण मिलते हैं। मौर्य राजवंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ऑलरेडी बताएं, जैन धर्म को मानता था। किस तरह अंत में वो श्रवणबेलगोला चला गया भद्रबाहु के साथ, जो उसके गुरु थे एक तरह से। तो मौर्य काल में विभिन्न धर्मों के प्रमाण मिलते हैं और किसी प्रकार की सांप्रदायिक गतिविधियां या धार्मिक वैमनस्यता के प्रमाण नहीं मिलते हैं। यद्यपि अशोक ने ब्राह्मण धर्म की कहीं न कहीं इनडायरेक्टली कहीं निंदा की है, लेकिन उसके कर्मकांड की निंदा की है, स्पेशली यज्ञ विधि विधानों की वैसे निंदा नहीं मिलती, क्योंकि वो अपने अभिलेखों में बार बार कहता है कि ब्राह्मण श्रवण इत्यादि का सम्मान करें, जो बातें स्पष्ट करती हैं कि मौर्यकालीन शासकों का जो दृष्टिकोण था वो सर्वधर्म समभाव वाली भावना को लिए हुए था, और यही परंपरा आज हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना के रूप में व्यक्त है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं बच्चों कि कैसे ये चीज़ें स्पष्ट तरीके से व्यक्त होती हैं कि मौर्यकालीन जो है धार्मिक जीवन में विभिन्न प्रकार के संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, जो इनके एक प्रकार से देखें तो धार्मिक सहिष्णुता को भी व्यक्त करता है। सर्वधर्म समभाव, या धार्मिक की धारणा को व्यक्त करता है। क्लियर हुई बात? सर्वधर्म समभाव या धार्मिक सहिष्णुता की धारणा को व्यक्त करता है। तो धार्मिक जीवन में ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। ये रहा मौर्य राजवंश का या मौर्य साम्राज्य का लेखा जोखा। इसमें न सिर्फ मैं मौर्यकालीन जानकारी के स्रोतों की चर्चा की, मौर्य राजवंश में विभिन्न सम्राटों के बारे में बताया, विशेष रूप से जिनकी उपलब्धियां रहीं, शासन प्रशासन का उल्लेख किया, सामाजिक आर्थिक धार्मिक गतिविधियों का उल्लेख किया। मौर्यकालीन कला भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे हम अलग से पूरे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत की कला संस्कृति के संदर्भ में देखेंगे। तो ये रहा मौर्य साम्राज्य के इतिहास का लेखा जोखा। मिलते हैं अगली वीडियो में।